बात कर ली थी। मैंने बताया था फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, मैंने यहाँ तक बता दिया था। मैंने बताया था जो रेजिस्टेंस होता है आपका लेंथ पे डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस जो होता है आपका डिपेंड करता है एरिया पे। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे? क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। लेंथ बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ घटाने पे रेजिस्टेंस आपका घटता है। एरिया बढ़ाने पे इफ वी इंक्रीज द एरिया देन रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, और अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। यानी अगर थिकर वायर होगा आपका तो उसका रेजिस्टेंस होगा आपका कम, और जो पतला वायर होगा, थिन वायर होगा, उसका रेजिस्टेंस आपका क्या होगा? ज्यादा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर भी आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, यानी रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। मैंने रेजिस्टेंस की बात कर ली थी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात कर ली थी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी वही रेजिस्टिविटी जो मैंने बताया। मैंने एक चीज नहीं बताई थी आपको, ओमिक एंड नॉन ओमिक, जरा वो बता दे रहा हूं। ओमिक वो होते हैं विच फॉलोज द ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ का पालन करते हैं। विच फॉलोज द ओम्स लॉ नोन एज ओमिक। ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ओमिक। विच फॉलोज द ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग ओमिक। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। ये आपका है पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट का ग्राफ अगर हम यहाँ पे ड्रा करेंगे तो आपका यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो ओम्स लॉ फॉलो करेगा, जब ओम्स लॉ फॉलो करेगा तो क्या होगा? ओम्स ने ही तो बताया था। यानी V अपॉन I का वैल्यू जो होती थी वो क्या होती थी? कांस्टेंट। क्या होती थी? कांस्टेंट। यानी V अपॉन I इक्वल क्या जाएगा? R। यानी जो ओम्स लॉ फॉलो करेगा उसको बोलेंगे ओमिक। समझाते हैं जरा। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी करंट थी यहाँ पे 2 एम्पियर। कितनी थी? 2 एम्पियर, और ये किसमें? वोल्ट में होगा आपका। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 4 वोल्ट। जब करंट मेरी होगी 4 एम्पियर तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 8 वोल्ट। जब करंट आपकी होगी 6 एम्पियर तो ये हो गया आपका 12। ठीक है, जरा निकालते हैं रेशियो। V अपॉन I का रेशियो निकालेंगे हम लोग। तो V आपका पहले कितना है? 4 अपॉन 2 कितना आ गया? यहाँ पे 2, यानी रेशियो कितना आ गया? 2। R निकाले यहाँ पे। फिर R इक्वल टू V अपॉन I, अब भी कितना है? 8, और ये क्या है? 4। 4 टू जा 8। R इक्वल टू 12 अपॉन 6 कितना है? 2। यानी R की वैल्यू आपकी कांस्टेंट आ रही है, यानी ये ओमिक है, यानी ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है। ये हो गया आपका ओमिक। आगे नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो आपका नॉन ओमिक। नॉन ओमिक क्या होता है? विच ऐसे कंडक्टर विच नॉट फॉलोज द ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग नॉन ओमिक। यानी वहां पे R की वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट। क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट, यानी सेम नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती है। यानी जब R की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। जब ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा वो क्या होगा? नॉन ओमिक। यहाँ पे जो आपका ग्राफ होगा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में, वो तो या इस प्रकार होगा, या इस प्रकार होगा, या इस प्रकार होगा, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका नॉन ओमिक का हो गया ग्राफ। क्या हो गया? नॉन ओमिक का, जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। R की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। मैंने ओमिक नॉन ओमिक भी बता दिया, मैं बता चुका हूं आपको रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को भी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कुछ स्पेशल केस जो है आपके, सम स्पेशल कॉज
ये जो सम स्पेशल केस जो है आपके, ये न्यूमेरिकल में काम आएंगे। किसमें काम आएंगे? न्यूमेरिकल में। तो पहला स्पेशल केस है, हमने मान लिया कोई एक वायर है ये, और अगर इस वायर की लेंथ क्या है, ये वायर जो है किसका वायर है? कॉपर वायर, कॉपर वायर है, और इसकी लेंथ कितनी है आपकी? L। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या? A। कॉपर वायर है तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मान लिया रो, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 इक्वल टू रो L अपॉन A। मुझे फार्मूला पता है ना रेजिस्टेंस का, जब लेंथ एरिया और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है तो R1 इक्वल टू रो L अपॉन A। अब इस वायर को हम लोग स्ट्रेच करते हैं, व्हेन वी स्ट्रेच्ड द वायर, स्ट्रेच मतलब खींचते हैं, ये वायर खींचेंगे कितने टाइम? हमने मान लिया n टाइम स्ट्रेच करते हैं। कितने टाइम होते हैं? n टाइम्स। तो जब वायर को हम स्ट्रेच करेंगे तो वायर की लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें ये पता होना चाहिए लेंथ इंक्रीज कहां से हुई। वायर तो वही था, जो वायर को स्ट्रेच किया, वायर को मैंने खींचा, तो उसका जो लेंथ इंक्रीज हुई है, यानी कुछ ना कुछ उसमें कम हुआ होगा तभी तो लेंथ इंक्रीज हुई, यानी उसका एरिया क्या होगा? कम। जितने टाइम आपकी लेंथ इंक्रीज होगी उतने टाइम आपका एरिया क्या होगा? कम होगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ना। ठीक है, वायर की लेंथ मेरी इंक्रीज हो गई, यानी वायर हो गया आपका पतला, ये कितने टाइम इंक्रीज होगी? nl, यानी n टाइम, और उतने ही टाइम एरिया क्या हो गया? कम, A अपॉन n। वायर वही है भाई, वायर तो वही है ना, वायर तो चेंज हुआ नहीं, जब वायर वही है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी आपका क्या हो रहेगा? वही रहेगा। ठीक है, तब न्यू रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा? न्यू रेजिस्टेंस आपका क्या होगा? न्यू रेजिस्टेंस R2 इक्वल टू क्या होगा? रो L, L आपका क्या है? NL। एरिया क्या होगा? A अपॉन n, n कहां जाएगा आपका? ऊपर, तो R2 इक्वल क्या है यहाँ पे? n स्क्वायर रो L अपॉन A। ये आपका नया रेजिस्टेंस आया है। जो नया रेजिस्टेंस आया है, अगर उसकी कंपेयरिंग हम जो मेरा पहले रेजिस्टेंस था उससे करें, तो जहां रो L अपॉन A लिखा है, लिखा हुआ है, वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? R1, यानी मेरा जो फार्मूला हो गया R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1, यानी जो नया रेजिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा n स्क्वायर टाइम्स ऑफ द ओल्ड रेजिस्टेंस, जो पहले रेजिस्टेंस था। और किसी वायर को हम क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम सेकेंड केस की बात करेंगे। सेकेंड केस क्या है? बाय फोल्डिंग। फोल्डिंग मतलब वही हो गया, मैंने उसको डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया। ठीक है, अब वायर को ट्रिपल टू इटसेल्फ, डबल टू इटसेल्फ, ठीक है, यानी उस वायर को हम फोल्ड कर देते हैं। जैसे ये वायर गिवन है आपका, और इसकी लेंथ क्या है आपकी? L, एरिया आपका A, और कॉपर वायर कोई वायर होगा, कॉपर वायर हमने मान लिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? रो, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 इक्वल टू रो L अपॉन A। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। आफ्टर फोल्डिंग कितने टाइम? n टाइम्स। n टाइम्स क्या करते हैं लोग? फोल्ड। जब n टाइम्स फोल्ड करेंगे तो वायर क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। मोटा हो गया, फोल्ड कर दिया तो एरिया बढ़ गया। अब एरिया बढ़ गया तो उल्टा हो गया, यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो गया, यानी एरिया बढ़ा तो यानी लेंथ कम होगी। तो एरिया कितने टाइम बढ़ जाएगा? n टाइम। तो लेंथ कितने टाइम कम होगी? L अपॉन n। न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? R2 इक्वल टू, वायर वही है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा? रो, R2 इक्वल टू रो L अपॉन n और Na मल्टीप्लाई कर देना, तो R2 इक्वल टू क्या आएगा? रो L n इंटू n क्या होगा? n स्क्वायर A। R2 इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर अलग कर लो, रो L अपॉन A, और रो L अपॉन A की जगह हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं? R1। तो यहाँ पे आपका जो नया रेजिस्टेंस आएगा R2 इक्वल टू क्या होगा? R1 अपॉन n स्क्वायर।
ये आपके जो क्वेश्चन ने बताए हैं न्यूमेरिकल में यूज होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मैंने रेजिस्टेंस बताया था, रेजिस्टेंस को जो हम सिंबलाइज करते हैं, ऐसे सिंबलाइज करते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है आपका टू टाइप का होता है। टू टाइप्स होता है। पहले होगा आपका इन सीरीज और दूसरा आपका होता है इन पैरेलल। यानी अगर हम रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो टू टाइप से कंबाइन कर सकते हैं। कैसे? इन सीरीज एंड इन पैरेलल। ठीक है, आगे बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे इन सीरीज। इन सीरीज बात करेंगे तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, फिगर कंप्लीट करेंगे। रेजिस्टेंस ले लिया हमने, एक ये ले लिया, एक रेजिस्टेंस आपका ये है, मान लिया कोई ए बी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपका क्या है R1। दूसरे रेजिस्टेंस को हमने कंबाइन किया कि ये रेजिस्टेंस क्या आपका CD, ये क्या है R2। एक तीसरा रेजिस्टेंस कंबाइन किया हमने, ये आपका क्या है EF, इसको क्या बोलेंगे R3। जितने आप कंबाइन कर सकते हैं उतने कर सकते हैं। यहाँ लगाएंगे बैटरी हम, ये मिल क्या है की ऑन ऑफ करते हैं हम लोग, ये प्लस ये माइनस। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव जाती है। ये करंट गई यहाँ से, यहाँ वोल्टेज क्या है आपका V, यहाँ करंट इस प्रकार वापस आ, यहाँ करंट आई। यहाँ ये बताइए हमारे कनेक्शन अलग अलग हैं, तो ये दो पॉइंट आपके अलग हो गए। दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, पढ़ा था हमने। ये V1 हो गया, ये CD पॉइंट इसके वोल्ट का, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा V2 होगा, ये क्या होगा V3। मेरे पास वोल्टेज क्या था V कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, V1 V2 V3, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। यहाँ से करंट आपकी क्या जा रही है I, जितनी करंट इससे पास होगी वही निकल के यहाँ आएगी, वही निकल के यहाँ आएगी, वही निकल के वापस, यानी करंट सब में क्या होगी सेम। तो सीरीज में करंट क्या होती है, करंट होती है आपकी सेम, और आपका वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और सीधे समझ में आ रहा, दो कनेक्शन है, दो पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा अलग, इन दो का अलग होगा, इन दो का अलग होगा। थ्योरी कैसे लिखेंगे? सबसे पहले थ्योरी लिखने का तरीका बताते हैं हम लोग, बोलेंगे let us suppose there are three resistance R1 R2 and R3। फिर से सुनना, there are three resistances R1 R2 and R3 are combined in series। The potential difference between the resistances be V1 V2 and V3 because these resistance combined in series then current be same। current क्या होगी आपकी same। according to Ohm's law हमने क्या पढ़ा है, V equal to IR पढ़ा ना, यहाँ से V equal to IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ से V1 equal to क्या होगा आपका IR1, क्योंकि आपकी करंट क्या है सेम। V2 equal to क्या होगा IR2, V3 equal to क्या होगा IR3। हमने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लिए हैं तो 3 की बात करेंगे, अगर 4 लेते तो 4 की बात करते, अगर 2 लेते तो 2 की बात करते। फिर से एक बात ध्यान सुनना, थ्योरी जो लिखेंगे आप लोगों को, लेट अस सपोज देयर आर 3 रेजिस्टेंसेस R1 R2 एंड R3 combined in series, the potential difference of the resistances be V1 V2 and V3 because these resistance combined in series then potential then electric current be same। करंट क्या होगी आपकी सेम, क्या होगी I। according to Ohm's law, Ohm's law से क्या पढ़ा हमने, V equal to IR, ठीक है। अगर यहाँ V1 की बात करेंगे, V1 equal to क्या होगा IR1, क्योंकि करंट सेम है, रेजिस्टेंस डिफरेंस है। V2 equal to IR2, V3 equal to IR3। मेरे पास पहले पोटेंशियल क्या था, V कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। V1 V2 V3 इनकी सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो V क्या लिखेंगे हम लोग IR, V1 क्या लिखेंगे हम लोग IR,
1, इसकी जगह IR2, इसकी जगह IR3। जरा देख रहे हैं इधर मुझे क्या कॉमन मिल रहा है I, तो IR इक्वल टू क्या आएगा, I कॉमन लेके क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I में क्या होगा कैंसिल, R इक्वल टू क्या आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मेरा क्या हो गया रेजिस्टेंस का फार्मूला, ये मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। कौन सा हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। अगर 3 रेजिस्टेंस 3 हो या 4 हो या मेनी मोर रेजिस्टेंस हो, अगर 4 होते तो R4 हो जाता, और तो डेल्टा कहां तक एंड तक जितने रेजिस्टेंस होती हैं उनको हम इस प्रकार कंबाइन करें। ये आपका हो गया इन सीरीज।